नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सही फैसला। अब सोनिया जी के हाथ पैरों ने भी बुढ़ापे की वजह से जवाब दे दिया और वह कहीं चलने फिरने के लिए किसी सहारे को ढूंढने लगी। इस स्थिति के बाद बड़ी बहू आकांक्षा बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अरे अब सारा दिन घर का काम और फिर माँ जी की सेवा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। जब जमीन जायदाद की बात आए तो सारे बेटे लेने के लिए आगे हो जाते हैं, लेकिन जब माँ बाबूजी की सेवा की बात आए तो कोई बोलता ही नहीं। अरे जो हर चीज का बंटवारा कर ही रहे हैं तो क्यों ना माँ बाबूजी का बंटवारा भी कर लिया जाए। इस बात से सहमति में हामी भरते हुए मछली बहू शिखा ने भी उसका साथ दिया और कहा, हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम 3-3 महीने के लिए माँ बाबूजी को आपस में बांट लेते हैं। पहले के 3 महीने आप उन्हें रख लेना, शुरुआत आपसे करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू भड़क उठी और बोली, शुरुआत मुझसे क्यों? तुम भी तो पहले उन्हें रख सकती हो ना। तभी बड़ा बेटा राजेश बोला, अरे अब इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात हो गई? मेरी प्रदीप से बात हो गई है, वह भी कल यहाँ पहुँच जाएगा। जो तय करना है हम सब कल ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मांझी और बाबूजी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। जिनके हिस्से में उनका नाम आएगा वही उन्हें पहले 3 महीने रखेगा। घर के बरामदे में टहल रहे तेज प्रकाश जी अपने बेटे बहुओं की सारी बातें सुन रहे थे। अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी सोनिया से बोले, देख रही हो सोनिया, ये वही बेटे हैं जो कभी बचपन में इस बात की पर्ची डालते थे कि माँ के साथ कौन सोएगा। अब हमारे वही बेटे हम लोगों के नाम के पर्चे निकालेंगे कि जिसके हिस्से में हमारा नाम आएगा वह हम लोगों को पहले रखेगा, क्योंकि कोई भी हमें रखना नहीं चाहता। अब क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? इस उम्र में वैसे भी इन दोनों बेटों और बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे थे। अब तक तो केवल संपत्ति और जायदाद का बंटवारा करने की बातें चल रही थीं, लेकिन उन सब से भी इनका मन नहीं भरा। तो अब अपने माँ बाप को भी बांटने पर आ गए हैं। ये बेटे, क्या इसी दिन के लिए हमने इन बेटों को पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा किया था कि शादी के बाद यह बेटे अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा जीना दुश्वार कर देंगे? अपने पति कैलाशनाथ जी की बात सुनकर सोनिया जी बोली, अजी चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन जब अपनी औलाद ही खोटे दिल की हो तो किया भी क्या जा सकता है। आप सब्र रखिए, भगवान सब ठीक करेगा। बेवजह चिंता मत कीजिए। मैं तो पहले बीमार पड़ी हूँ, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? व्हील चेयर पर बैठी हुई सोनिया जी लड़खड़ाती आवाज में बोली, सोनिया, लेकिन मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे बच्चे हमारे भाग्य का फैसला पर्चे बनाकर करेंगे। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वे उदास मन से बिस्तर पर जाकर सो गईं। उधर हालात से मजबूर सोनिया जी भी अपने आंसुओं को छुपाती हुई अपने पुराने दिनों के यादों में खो गईं। बधाई हो रीमा, तीसरी बार भी तुम्हारा बेटा हुआ है। अब तो तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। जिसके 3-3 बेटे हो उसके तो ऐसी ऐस होगी। तीनों बेटे इसी बात के लिए लड़ेंगे कि अम्मा बाबूजी को मैं रखूंगा। तीसरा बेटा पैदा होने पर उनके ननद ने कहा था, सोनिया जी और तेज प्रकाश जी के 3 बेटे और बहुएं हैं। उनके 2 बेटे राजेश और नीरज और उनकी बड़ी बहू आकांक्षा और मंझली बहू शिखा संयुक्त परिवार का ही हिस्सा हैं। यह दोनों बेटे अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं, जबकि तीसरा बेटा प्रदीप गुड़गांव में नौकरी करता है, जिसकी प्रियंका नाम की लड़की से 6 महीने पहले ही शादी हुई है। तेज प्रकाश बाबू की बड़ी बहू और मंझली बहू के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी बहू आकांक्षा जो भी काम करती वह मंझली बहू शिखा को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और शिखा कुछ भी कहती तो आकांक्षा हमेशा उसकी बात को काट देती थी। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती थीं और पूरे घर को सिर पर उठा लेती थीं। इस बात का खामियाजा सोनिया जी और तेज प्रकाश जी को भुगतना पड़ता था, क्योंकि आकांक्षा और शिखा दोनों में से कोई भी अपने वृद्ध सास ससुर को नाश्ता या खाना देने तक भी राजी नहीं होती थी। कितनी बार तो दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में कदम नहीं रखती थीं और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती थीं। अपने अपने पति को भी उन्होंने कह दिया था
कि दोपहर को बाहर से ही खाना खा लेना और बच्चों को भी स्कूल कैंट से खाने के लिए पैसे दे देती थीं। देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े, इस कारण परिवार के सभी सदस्यों को घर का बना खाना भी नहीं मिल पाता था। बाकी सब लोग तो बाहर का खाना आराम से खा लेते थे, लेकिन सोनिया जी और तेज प्रकाश जी को घर का खाना ही पचता था। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। सोनिया जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपनी और तेज प्रकाश जी के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना जैसे खिचड़ी बना कर ले आती। उस पर वे दोनों बहुएं चिल्लाने लगती, माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ देती हैं आप, अब ये सब कौन साफ करेगा। सोनिया जी की उम्र हो गई थी और ऊपर से शरीर को भी बीमारियों ने घेर लिया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ गईं, तो उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती थी। सोनिया जी और तेज प्रकाश जी का परिवार उनके पुश्तैनी मकान में ही रहता था। तेज प्रकाश जी अपनी पत्नी सोनिया के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। वैसे तो यह मकान इतना बड़ा था कि दोनों बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की ज़रूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरे भी खाली ही पड़े थे, लेकिन कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि सास ससुर का कमरा नीचे था और उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार कभी कभार आ ही जाता था। ऊपर रहते हुए उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता था। वे जानती थीं कि जो भी नीचे के कमरे में रहेगा उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, और कोई भी अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। दोनों बहुओं को बाहर घूमने और बाहर का खाना पसंद था, इसीलिए अक्सर घर में खाना नहीं बनता था। यह बात तेज प्रकाश बाबू को अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी कि पत्नी के बीमार होने पर भी उसे घर का काम और रसोई का काम करना पड़ता है। इनकी हरकतों से तंग आकर एक दिन तेज प्रकाश जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, राजेश और नीरज, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर ही चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और घर का काम ना करना पड़े। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वह घर का काम बांट लें। सुबह की रसोई शिखा संभाल लेगी और शाम की रसोई आकांक्षा, लेकिन यूं रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो दोनों ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन के पश्चात जब दोनों बेटों के बाहर खाना खाने से एक साथ तबीयत खराब हुई तो दोनों बहुओं ने घर के काम बांट लिए। शिखा सुबह का खाना बनाती और आकांक्षा रात का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह भी ना देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना अब उन्हें समय पर मिलने लगा था, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ नहीं। दोनों बहुएं सास ससुर से बात करना भी पसंद नहीं करती थीं। एक दिन सोनिया जी ने अपनी छोटी बहू शिखा को केवल इतना ही कहा था, बहू, आज खाने में नमक बहुत ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो नमक थोड़ा कम ही डाला करो। सोनिया जी के इतना कहते ही शिखा ने बवाल मचा दिया और बोली, माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू के पास क्यों नहीं बनवा लेती? वह तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसीलिए तो मेरे खाने में नाक नक्श निकाल रही है। एक तो इस बुढ़ापे में इनके सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो। ज़रा रसोई में आकर देखिए तो सही कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रही हैं। अगर यूं ही मेरे बने खाने पर नाक भौं चढ़ाना है तो मुझसे नहीं होगा यह खाना बनाने का काम। बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। उधर जब बड़ी बहू आकांक्षा को यह बात पता चली कि शिखा ने माँ जी से ऐसी बातें कही हैं और कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए, यह सोचकर वह बोली, माँ जी, जो मिले खा लिया कीजिए, क्यों बेवजह बेमतलब की टोका टोकी करती रहती हैं। आपको मालूम है कि हम लोग तो बाहर से भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोगों का खाना बाहर से नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वैसे भी डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ों से परहेज़ रखने को कहा है।
अब रोज घर में खाना बन रहा है तो उसमें भी आपके नखरे हैं। उसी दिन तेज प्रकाश जी और सोनिया जी समझ चुके थे कि अब उनके बेटे और बहुओं के लिए वह एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सोनिया जी जो पहले से बीमार चल रही थी, आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाई। एक दिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया था और वह व्हील चेयर पर आ गई थी। अभी तक तो जैसे तैसे वह अपना काम कर लिया करती थी, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद अब वे दोनों बिल्कुल बहुओं पर आश्रित हो चुके थे। सोनिया जी बेबस अपने बिस्तर पर या व्हील चेयर पर पड़ी रहती थी और तेज प्रकाश बाबू अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए अब घर पर ही रहने लगे, क्योंकि बहुओं से तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। रोटी देकर जाती तो दोबारा कमरे में झांकती भी नहीं थी। तेज प्रकाश जी के घर बैठने के कारण उनके दोनों बेटों राजेश और नीरज में व्यवसाय को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो गई। राजेश ने इल्ज़ाम लगाया कि नीरज दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता है, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कहने लगा कि राजेश उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का निचोड़ यही निकला कि दोनों भाइयों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राजेश का कहना था कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से पैसे निकालता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए बंटवारे में ही फायदा है ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा पाएं। दोनों ने ही मिलकर फैसला कर लिया कि जब दुकान वे दोनों संभाल रहे हैं तो दुकान के केवल 2 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाई तो नौकरी करता है। दोनों ने ही मिलकर पुश्ते मकान और गांव से दूर जो उनका एक मकान था उसके बंटवारे का फैसला भी खुद ही कर लिया, जिसमें पुश्तैनी मकान एक के हिस्से में आ जाएगा और गांव में दूर जो मकान है वह दूसरे बेटे के हिस्से में आएगा, क्योंकि उनके तीसरे भाई प्रदीप ने अपना मकान गुड़गांव में ही बना लिया है, इसीलिए उसे मकान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गांव की ज़मीन के बारे में उन्होंने विचार किया कि इसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए, जो तीनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। ऐसा बंटवारा सुनकर दोनों बहुएं बड़ी खुश हो गईं। शिखा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ वह कोई दूध के धुले नहीं है। वह हर महीने दुकान से ज़्यादा पैसे उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी ओर राजेश की पत्नी आकांक्षा यह सोचकर खुश थी कि रोज़ रोज़ अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और बोली, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि यह दोनों पति पत्नी 1 नंबर के चोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिलेगा। दोनों बेटे बहुएं इतने खुश थे कि पत्नियों की इस बात में सहमति जताई। अपने और अपनी पत्नी के बारे में यह बातें सुनकर आज तेज प्रकाश जी अंदर तक टूट चुके थे। उनके तो मानो शरीर से जान ही निकल गई थी। उस रात तो वह जैसे तैसे सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गंभीर सोच में बैठे थे कि अब उनके रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय उनका सबसे छोटा बेटा प्रदीप भी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया और सीधा अपने माँ बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में आया और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी 1 सप्ताह हो गया माँ को बीमार हुए, लेकिन आपने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। ये तो कल बड़े भैया का फ़ोन आया था, तब मुझे माँ की हालत के बारे में मालूम पड़ा। तेज प्रकाश जी बोले, बेटा मुझे मालूम था कि तू नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए तुझे परेशान करना उचित नहीं समझा। सुबह के 10 बजे चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। यह जानकर प्रदीप की पत्नी प्रियंका रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी देर में माँ बाबूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर ले आई और सोनिया जी को अपने हाथों से खिलाने लगी। उसी समय राजेश और नीरज भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ तेज प्रकाश जी के कमरे में पहुंच गए और एक दिन पहले संपत्ति के बंटवारे के विषय में जो फैसला उन्होंने लिया था उसे बता दिया।
प्रदीप यह बात सुनकर हैरान था कि बाबूजी की दुकान, दो बड़े बड़े मकान और गांव की जमीन में से उसके हिस्से में केवल गांव की जमीन का तीसरा हिस्सा ही दिया गया था। उसी समय बड़ी बहू आकांक्षा बोली, देवर जी, अब आप आ ही गए हैं तो लगे हाथ माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी किए देते हैं। हम लोगों ने सोच लिया है कि माँ बाबूजी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला पर्ची निकाल कर किया जाएगा। तभी प्रदीप बोला, भाभी ये तो ठीक नहीं है, ये दोनों हमारी माँ बाबूजी हैं, कोई घर का पड़ा सामान नहीं जिसका आप बंटवारा कर देंगी। आकांक्षा बोली, देवर जी आप तो बस गुड़गांव में रहते हुए नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों ने उठा रखी है। फिर प्रदीप ने कहा, क्यों भाभी, माँ बाबूजी का जितना खर्चा होता है उतना पैसा तो मैं हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि प्रदीप का एक फ़ोन कॉल आ गया, जिसको अटेंड करने के लिए वह बाहर बरामदे में निकल गया। फ़ोन पर बात करके पीछे मुड़ा तो देखा कि उसकी पत्नी प्रियंका खड़ी थी और आकर अपने पति से बोली, जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्रदीप ने कहा, बोलो क्या बात है। तो प्रियंका बोली, क्या हम माँ बाबूजी को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते? आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। प्रियंका की बात सुनकर प्रदीप के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार तुमसे इस बारे में पूछूं। तो प्रियंका बोली, अजी इसमें पूछने की क्या बात है, माँ बाबूजी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फर्ज निभा दिया है, तो अब क्या आप अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? कुछ समय बाद प्रदीप अपने बाबूजी के पास गया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी के मन की बात बताई। अपने बेटे बहू के ऐसे विचार सुनकर तेज प्रकाश बाबू का हृदय गदगद हो गया और बोले, तुम जैसे बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। प्रदीप ने कहा, ठीक है बाबूजी, हम आप दोनों का सामान पैक कर देते हैं और अब आप हमारे साथ गुड़गांव चलेंगे, वहां चलकर माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर तेज प्रकाश जी गंभीर हो गए और बोले, लेकिन बेटा अभी एक बहुत ज़रूरी काम करना बाकी है, पहले वह काम कर लूँ फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा ज़रूरी काम? बेटा जब वह काम हो जाएगा मैं तभी बताऊंगा, अभी तुम लोग जाकर आराम करो। अगले दिन सुबह तेज प्रकाश जी बिना बताए कहीं चले गए और शाम के वक्त लौट कर आए तो उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। तेज प्रकाश जी ने तीनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बंटवारे के विषय में मैंने एक फैसला किया है। फैसला? अब कौन सा फैसला? करना बाकी था। उस दिन हम लोगों ने सब कुछ तो तय कर लिया था। बड़ा बेटा बोला, तो? तेज प्रकाश जी बोले, वह फैसला तुम्हारी तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है, मैं इस घर के 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजात अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ बढ़ाए। यह बात सुनकर उन दोनों के तो जैसे होश ही उड़ गए। चकते हुए राजेश बोला, बाबूजी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो गुड़गांव में अपना मकान खड़ा कर लिया है, फिर उसका इस मकान पर हक नहीं रह जाता है। बेटा अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं केवल इस घर को ही नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया है। गांव का मकान और जमीन मैंने बेचने पर लगा दिए हैं और छोटे बेटे प्रदीप के साथ मैं अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ। गांव की प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वह उसी अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू और मंझली बहू गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह तो अन्याय है बाबूजी, हमने जो इतने दिन आपकी सेवा की उसका आपने हमें यही सिला दिया। कौन सी सेवा बहू, हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्चियां का सहारा ले रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज करवाने के बजाय तुम लोगों को बंटवारे की पड़ी थी।
तुम्हारी इस सेवा का ही परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर पड़ी है। जरा देखो उसकी हालत। ऐसा कहते हुए तेज प्रकाश जी फक फक कर रो पड़े। अपने पति को इस तरह रोता देखकर सोनिया जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों बहुएं जो अभी तक बहुत खुश थीं, तेज प्रकाश जी के फैसला सुनाने के बाद अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो गई। तभी छोटे बेटे प्रदीप ने कहा, बाबूजी, हमें जायदाद में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। फिर तेज प्रकाश जी बोले, लेकिन बेटा, मैं देना चाहता हूँ और तुम मना नहीं करोगे? अगले दिन सुबह तेज प्रकाश जी और सोनिया जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ गुड़गांव के लिए निकल गए। वहाँ प्रदीप अपनी माँ सोनिया को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट और ख़ास तरह की एक्सरसाइज बताई। प्रियंका ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया और अपनी सासू माँ की सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। कुछ ही दिनों में सोनिया जी बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।